बात बिहार की राजनीति की। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है और इस सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर महागठबंधन की बैठक हुई। बैठक में खड़गे के अलावा राहुल गांधी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावर और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद थे। घंटे भर चली बैठक के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बताया कि बैठक काफी सकारात्मक रही, मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प लिया गया है। हालांकि सीटों के बंटवारे में या सीएम के चेहरे को लेकर कोई अभी सहमति बनी नहीं है। 17 अप्रैल को पटना में आपको बता दें अगली एक बैठक होनी है, आगे की रणनीति वहीं तय होगी। चेहरा होंगे कोई समन्वय आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। तो इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें अरे नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। पहली बात तो हम देखिए, जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। सरकार आपकी बनते रह गई थी, इस बार कैसे फर्क होगा? इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। बिहार में एनडीए की बाजी पलटने के लिए महागठबंधन में मंथन है तो बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि आरजेडी और कांग्रेस कोई चैलेंज नहीं है, पूरा एनडीए अलायंस एक के साथ ही लड़ेगा, तो भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। आरजेडी के साथ क्या आने वाले चुनाव में क्या चैलेंज आप मानते हैं? नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं है। पूरा यूपीए, पूरा इंडी गठबंधन लड़ेगा, तब भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बेमेल गठबंधन है, दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने का एजेंडा बना करके रखें। राजद कभी भी नहीं चाहेगा कि कांग्रेस बिहार में फिर से पैर पसारने का काम करे, और कांग्रेस चाहती है कि मैं राजद से बड़ा भाई बनके बिहार में रहूं। ये आंख मिचौनी का खेल है दोनों का, और दोनों ठीक तराजू में बेंग के तरह है, एक उछलेगा उधर तो एक आएगा इधर। तो इसीलिए दोनों का बेमेल गठबंधन है, दोनों एक दूसरे के कद को छोटा करने में अपना अंदर का एजेंडा रखे हुए हैं। दिल्ली में बैठक के बाद बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि हम गठबंधन में 5 पार्टनर हैं, हमारी पूरी तैयारी है। आज का ये जो बैठक है, जो बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल तरीका से जो हमारे संबंध है उसको आगे बढ़ाते हुए सारे निर्णय अलग अलग डेटों पर होगी। और आज का जो मीटिंग था काफी सशक्त और एकजुटता होते हुए हम लोग एनडीए सरकार से मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे, और कई विषयों पर चर्चा हुई। राहुल गौतम हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई? क्या कुछ सुलझ पाया या अभी जो अगली मीटिंग है उस पर ही चर्चा होगी, सीएम को लेकर या सीटों को लेकर? देखिए, सीएम को लेकर हमने खुद सवाल किया तेजस्वी यादव से, तो उन्होंने कहा है कि इसकी मीडिया को चिंता नहीं करनी चाहिए, हम इसको तय कर लेंगे। तो कम से कम इस मुद्दे को लेकर आप ये कह सकते हैं कि उसमें आरजेडी और कांग्रेस जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर है, वहां पर कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है कांग्रेस को ये मानने के लिए कि अगर सीट्स आएंगी आरजेडी की तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर चर्चा की जा रही है कि 17 तारीख को जो बैठक होगी पटना के अंदर, जिसमें तमाम जो सहयोगी हैं महागठबंधन के वो मिलेंगे, और उसके बाद 6 सदस्यों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें 2 लोग आरजेडी से, 2 लोग कांग्रेस से और 2 लोग
लेफ्ट पार्टियों से रह सकते हैं। ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, फिर ये जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उसको लेकर चर्चा करेंगे, सीटों को चिन्हित करेंगे कि कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आप ये कह सकते हैं वो है नैरेटिव। नैरेटिव ये है कि नीतीश कुमार को ऐसा तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है और बीजेपी जो है वो उनके थ्रू बिहार को चला रही है या जेडीयू को चला रही है। तो ये नैरेटिव को भी लेकर आप कह सकते हैं कि कंसेंसस है। सूत्रों की माने तो एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी तमाम पार्टियों की और फिर उस स्ट्रैटेजी को कंबाइंड तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि इस बार जो एनडीए है उसको रोका जाए। आप ये मान के चलिए कि जो बड़ा सवाल बार बार निकल कर आ रहा था कि क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई संशय है, कम से कम उस सवाल को लेकर दोनों ठीक है। तो दलों देखिए, जो 17 बड़े दल अप्रैल हैं को पटना में अगली जो बैठक है वो होनी है। अभी बैठकों का दौर देखिए लंबा चलेगा, चुनाव है बिहार में, तो रणनीति यहाँ चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए की तरफ से, दोनों तरफ से रणनीति बनाई जा रही है। ईडी के ऑपरेशन से जुड़ी एक और बड़ी खबर, राजस्थान के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर ईडी का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जानकारी के मुताबिक 2850 करोड़ रुपए के चिटफंड घोटाले से जुड़ी ये खबर है। ये मामले में खाचरियावास की भूमिका की जांच हो रही है। ईडी को संदेह है कि प्रताप सिंह का इस स्कीम से अप्रत्यक्ष जुड़ाव रहा है और उन्हें लाभ भी मिला है। साल 2011 में इस घोटाले में सबसे पहले मामला जयपुर के थाने में दर्ज हुआ। तब से कंपनी पर देश भर में कई केस दर्ज है। कंपनी का आरोप है कि उसने रियल एस्टेट में निवेश कराने के नाम पर लाखों लोगों से भारी निवेश करवाया, बाद में उनकी रकम नहीं लौटाई। अकेले राजस्थान में 28 लाख निवेशकों से करीब 2850 करोड़ रुपए जमा करवाए गए थे। खाचरियावास जी, आपने कहा कि निपटेंगे, कैसे निपटने का प्लान बना रहे हैं? सड़कों पर निपटेंगे। जिस भाषा में ये बात कर रहे हैं उससे बड़ी भाषा में जवाब दूंगा। और ये सुन ले, राजस्थान की बीजेपी की सरकार, मेरे ऊपर लाठी चलाएंगे तो लाठी का जवाब लाठी से दूंगा और गोली चलाएंगे तो गोली का जवाब गोली से दूंगा। ये सुन ले सरकार, ये आजादी की लड़ाई नहीं है। धमकी दे रहे हैं सर आप? धमकी दे रहा हूं ना। मेरे घर पे गोली चलाएंगे ना तो गोली चलेगी, ये ध्यान रखना। एक बात सुन लो, ये क्या धमकी है? मेरे घर पे फायर करेगा कोई तो क्या मेरे को मार देंगे लोग? तो फिर मैं नहीं, फिर आप नहीं एक अपन घर में प्लीज बीच में आप, ये आजादी की लड़ाई ढूंढना है। महात्मा गांधी ने देश तो आजाद हो गया, कांग्रेस ने करा दिया देश आजाद। आप मुझे बताइए, मेरे ऊपर कोई फायर करेगा, मारेगा, मेरे से अभी राजनीतिक लड़ाई, तो राजनीति का जवाब राजनीति से दूंगा, ईडी का जवाब कानूनन दूंगा, संविधान के अनुसार दूंगा। लेकिन मेरे ऊपर कहीं फायर होगा रास्ते में, जब सरकार ही मेरे को मारेगी तो मैं क्या करूंगा? मेरे आदमी क्या करेंगे? तो फिर तो अराजकता फैल जाएगी। आप संविधान के अनुसार काम करें, बीजेपी की सरकार, मैं संविधान के नियमों के अनुसार जवाब दूंगा। इस वक्त की एक बड़ी खबर बंगाल हिंसा को लेकर। यूपी के सीएम योगी ने बंगाल हिंसा को लेकर कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिसे बांग्लादेश पसंद हो वो बांग्लादेश जाए। तो बंगाल में हिंसा को लेकर योगी आदित्यनाथ का बयान है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और जिन्हें बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश चले जाए। तो जिस तरह की हिंसा बंगाल में हो रही है उसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया और वो कह रहे हैं कि दंगाई ऐसे मानने वाले नहीं हैं। बंगाल जल रहा है और वहां के सीएम अभी तक मौन है। वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। बहनों और भाइयों, इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इससे। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले एक सप्ताह से चल रहा है, सरकार। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो जग जाहिर है, लेकिन सवाल शासकों के हैं।
क्या वाकई बंगाल में भड़के हिंसा के पीछे कोई सोची समझी साजिश है? क्या जानबूझकर मुसलमानों को वहां भड़काया जा रहा है और हिंसा फैलाई जा रही है? पश्चिम बंगाल पुलिस अब तक की पड़ताल के आधार पर मान रही है कि बंगाल में हो रही हिंसा के पीछे घिनौनी साजिश है। 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि फिलहाल जबरदस्त तनाव रहा मुर्शिदाबाद में और 24 परगना में, दक्षिण 24 परगना में, जहां पर गाड़ियां फूंकी गई, जमकर पथराव हुआ, तोड़फोड़, हिंदुओं पर हमले और हिंदू परिवार जो है वो पलायन करने को मजबूर हुआ है। वहीं दक्षिण 24 परगना में भी हमने देखा उग्र प्रदर्शन रहा, आगजनी रही, पथराव रहे, एक दूसरे से झड़प रही। 8 पुलिस वाले भी वहां पर जख्मी हुए। इलाके में तनाव है, हालांकि भारी सुरक्षा बल की तैनाती है, जिसकी वजह से अभी फिलहाल स्थिति थोड़ी सी बेहतर जरूर हो पाई है। अच्छी बात यह है कि मुर्शिदाबाद में हालात पटरी पर हैं। सुरक्षा बलों की लगातार तैनाती का असर हुआ है। 4 दिन से हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। अब धीरे धीरे बाजार खुलने लगे हैं। मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाकों में स्थिति और हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। जो दुकान बाजार पिछले 4 दिनों से बंद पड़े थे, अब धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए हैं। लोगों का आवागमन, जो स्ट्रीट्स थे, जो रास्ते थे, सड़कें थी, सुनसान पड़ी हुई थी, वो भी अब व्यस्त होने लगी हैं। जो ई रिक्शा यहाँ से गायब हो गए थे क्योंकि पैसेंजर्स ही नहीं थे। एक तरह से कर्फ्यू का पूरा वातावरण था, वो धीरे धीरे अब सामान्य की ओर तब्दील हो रहा है। आप देख सकते हैं इन्हीं इलाकों में शुक्रवार को जो हिंसा भड़की थी उसके निशान अब भी मौजूद हैं और शुक्रवार के बाद शनिवार को भी हिंसा हुई थी, लेकिन उसके बाद से हिंसा नहीं हुई। भारी डिप्लॉयमेंट हुआ सीआईएसएफ और बीएसएफ का, बंगाल पुलिस का भी भारी डिप्लॉयमेंट हुआ और अब हालात थोड़े सामान्य जरूर हुए हैं। हालांकि एक भरोसा कायम करने की जरूरत है लोगों में, खास तौर पर जो हिंदू समुदाय है, कि आप यहां पर वापस रह सकते हैं और उसके लिए लेकिन अभी काफी वक्त लगेगा। फिलहाल के लिए बीएसएफ और सीआईएसएफ और पुलिस की तैनाती ने हालात को सामान्य की ओर बढ़ाना तो शुरू कर दिया है, लेकिन पूरी तरह से सामान्य अभी होने में समय लगेगा। कैमरामैन श्याम के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, मुर्शिदाबाद, शमशेरगंज। वक्फ कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो जग जाहिर है, लेकिन सवाल साजिशों के हैं कि आखिरकार क्या वाकई इसके पीछे साजिश है? क्या बंगाल में हिंसा के पीछे साजिश? वक्फ कानून के नाम पर मुस्लिमों को उकसाया जा रहा है। साजिश के तहत हिंसा फैलाई जा रही है। कौन है हिंसा वाली इस साजिश के पीछे? ये आगजनी, ऐसा उपद्रव, ऐसा बवाल, इतनी हिंसा, ये सब बंगाल में हो रहा है। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की थी। कई गाड़ियां आग के हवाले कर दी गई थी। उपद्रवियों ने पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे दी थी। आरोप है कि मुर्शिदाबाद में चुन चुनकर हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। उन्हें मुर्शिदाबाद छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। बड़ी संख्या में लोगों को पड़ोस के मालदा जिले में शरण लेनी पड़ी। हालांकि अब पलायन करने वाले लोग बदले हालात में सुरक्षा इंतजामों के बीच मालदा से मुर्शिदाबाद लौटने लगे हैं। जलते मुर्शिदाबाद को राहत भी नहीं मिली थी कि दक्षिण 24 परगना भी 14 अप्रैल को सुलग उठा। ऐसा कोहराम की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करना पड़ा है। दक्षिण 24 परगना के भांगर में कल हिंसा हुई। इस बवाल में 8 पुलिस वाले जख्मी भी हुए। कई गाड़ियां जला दी गई। बड़े पैमाने पर तोड़ फोड़ की गई। बंगाल के शहरों में ऐसी हिंसा के पीछे वक्फ कानून का विरोध बताया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या वक्फ कानून के विरोध के बहाने साजिशन हिंसा को भड़काया जा रहा है? तो आपको सुनाते हैं एक युवक का बयान, जिसके भाई की मुर्शिदाबाद हिंसा में मौत हो चुकी है। কিছু এসডিপিআই নেতা আছে, ওখানে সবকে উস্কানি দিচ্ছে যে আপনার আন্দোলন করতে হবে, আন্দোলন করতে হবে। আরে ভাই, আন্দোলন করবি তোরা, আগে আয়, সামনে আয়, তাতে তো শান্তিভাবে আন্দোলনটা হবে। তোরা বলে দিচ্ছিস যে আন্দোলন করো, অকবুলের জন্য আন্দোলন করো, আমাদের মুসলিমের সম্পদ চলে যাচ্ছে। তো তোরা তো সামনে যাচ্ছিস না ভাই,
ওই 15-20 বছরের ছেলেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, এই যে ওই ছেলেটার বাবা হারিয়ে গেল, তো ওই ছেলেটার বাবার কে ছেলেটার দায়িত্ব কে নেবে? ওরা নিবে? राज अहमद का भाई एसडीपीआई का जिक्र कर रहा है। वही एसडीपीआई जो प्रतिबंधित संगठन पीएफआई का राजनीतिक चेहरा है। मुर्शिदाबाद में संगठन की मजबूत मौजूदगी है। उसी संगठन की भूमिका हिंसा को लेकर संदेह के घेरे में है। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच कर रही पुलिस का दावा है कि सबूत किसी बड़ी साजिश का संकेत दे रहे हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि एसडीपीआई के कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से मुस्लिम युवकों को वक्फ के नाम पर भड़का रहे थे, हिंसा के लिए उकसा रहे थे, सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन के लिए उन्हें बरगला रहे थे। एसडीपीआई वाले ये कहकर भड़का रहे थे कि सरकार वक्फ के नाम पर मुसलमानों से सब कुछ छीन लेगी। मुर्शिदाबाद में हुए हिंसा में अब एसडीपीआई का नाम आ रहा है। एसडीपीआई जो बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल एक पॉलिटिकल पार्टी है और माना जा रहा है कि एसडीपीआई के समर्थकों ने और नेताओं ने वहां पर जाकर यानी कि मुर्शिदाबाद में लोगों को भड़काया, उनको उकसाया और उसी के बाद उनको फोर्स किया कि प्रदर्शन करे और हिंसक आक्रमण करे पुलिस के ऊपर। और उसके बाद जो देखा गया और लोगों से जो बातचीत करने के बाद जो पता चला है, सामने आया है कि एसडीपीआई के नेतागण जाते थे, बच्चों को, यंग लड़कों को भड़काते थे और उनको रास्ते पे आने के लिए कहते थे। ये तो साजिश का एक एंगल है। दूसरी थ्योरी ये भी सामने आ रही है कि इस हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन हो सकता है। बंगाल पुलिस को शक है कि ऐसे उपद्रव के पीछे बांग्लादेशी चरमपंथियों का हाथ भी हो सकता है। मुर्शिदाबाद से अनुपम मिश्र के साथ सूर्योग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक। अनुपम हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अनुपम, क्या क्या जांच में अभी तक साफ हो पाया है? किसकी साजिश नजर आती है? पुलिस की जांच जो है वो किस दिशा में चल रही है? जी देखिए, अभी तक जो जांच का दायरा है वो बहुत ज्यादा नहीं खुल पाया है, क्योंकि पुलिस की प्राथमिकता अभी है किसी तरह से स्थिति को कंट्रोल में किया जाए और नॉर्मलसी की ओर लाया जाए। लेकिन अब तक की जो छानबीन हुई है उससे एक बात तो साफ है कि ये पूरी की पूरी घटना पूर्व नियोजित थी। पुलिस को सूती, जो जहां पे सबसे पहले हंगामा शुरू हुआ, वहां पर रोक के रखा गया। वहां पर पुलिस और प्रोटेस्टर्स के साथ एक तरह से युद्ध शुरू हुआ, क्लैश शुरू हुई और सूती से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर शमशेरगंज में ये हंगामा उसी दौरान शुरू हो गया। अब पुलिस का जो बड़ी फोर्स है उसको जंगीपुर से शमशेरगंज पहुंचने के लिए सूती क्रॉस करना होगा, लेकिन सूती में ही बवाल हो रहा था। ऐसे में बड़ी फोर्स शमशेरगंज नहीं पहुंच पाई। इस वजह से वहां पर तांडव मचता रहा, लगभग 4 घंटे तक तांडव मचता रहा। और ऐसे में अब जो बात सामने सीधे आपको लिए चलते हैं इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा, जिनसे पूछताछ हो रही थी, कुछ कह रहे हैं। This is politically motivated. We abide by all rules and regulations when we do any kind of transactions, and this is definitely politically motivated. And they can ask me as many questions. All the answers are given, all documents are given, and this is it. I think the ruling government always misuses the agency, and I'm having to face the same at this point of time. But I'm here. I'll answer all the questions. I have nothing to hide. All is good. So, then they're asking again the long hours. So No problem. So I'll give you all the questions. I'm not going to be intimidated by this government or any agency. I'm going to answer all the questions. I'm here to answer. But let's have a conclusion. Don't wake up 5 years later, 7 years later and come up with 20-year-old transactions and questions. So obviously people will not believe in these kind of agencies and the government to misuse the agency. Thank you. वाड्रा, जिनसे ईडी की पूछताछ हो रही थी, अभी वो बाहर निकले, जहां पर उन्होंने फिर से उन्हीं बातों को दोहराया कि राजनीति प्रेरित ये पूरी पूछताछ, ये जांच है, अभी तक कुछ नहीं मिला, मैं पूरी तरीके से सहयोग कर रहा हूं। एक बार फिर से उसी बात को दोहराते हुए यहां रॉबर्ट वाड्रा नजर आए। बंगाल की स्थिति आपको दिखाते हैं। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद अब हालात धीरे धीरे देखिए सामान्य हो रहे हैं। वहां शमशेरगंज इलाके में आज बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंचे, शिकायत दर्ज कराई, सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा।
देखिए शमशेरगंज थाने में किस तरह लाइन लगी हुई है। जिन लोगों के घर लूटे गए हैं, लूटपाट हुई है, वो शिकायत कराने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये कतार लगी हुई है। हम पहले बात करेंगे, आपका नाम बताइए। हमारा नाम सुरजीत कुमार दास। हम तो इधर शमशेरगंज डिग्री 16 नंबर वार्ड पे रहता हूँ। मैं तो घर पे नहीं था, मेरा बीवी बच्चा था, मेरा माँ था, मेरा नानी था। तो उस लोग घुस के घर में घुस के बाइक आइक सब कुछ तोड़ दिया। मेरा माँ के साथ जबरदस्ती अस्त्र पकड़ के गला में धर के पूरा जेवर लूट लिया। उसके बाद घर में जो पैसा था वो भी लूट लिया। तो ये जो लूटपाट हुई है, सामान गया है, कितना नुकसान हुआ, ये कैसे इसकी भरपाई, क्या सरकार से आप चाह रहे हैं कि ये भरपाई की जाए? आपकी भरपाई क्या चाहिए नहीं है, लेकिन मेरे को सुरक्षा चाहिए। मेरे को बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट चाहिए मेरे को लिए। यही तो सेफ रहेगा, नहीं तो इधर से छोड़ के जाना पड़ेगा। आप भी यहाँ कंप्लेन करने आए हैं? कंप्लेन करने आया है। मेरा अभी लूटपाट हुई है? लूटपाट, मेरा दुकान लूटपाट हुई है। मोटरसाइकिल गैरेज था 16 नंबर और दुलियान। मोटरसाइकिल मैसिंग वगैरह था, पंप वाला मैसिंग था, बहुत सारे रेंज थे, माल विभिन्न धरण माल टल सब था, सब लूट करके ले चले गए। आपका नाम? हमारा नाम देवदास है। सब लूट लिया? सब लूट लिया। आप भी कंप्लेन लिखाने आए हैं? हाँ, ये मेरे पापा है। बाबा है। आप लोगों को क्या लूटपाट हुई है, कैसा हुआ? वो मेरा घर में आया था, जो 500 से 600 लोग आया था, उसके घर में घुसकर सब कुछ लूट लिया। उसके बाद सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। महिलाओं के साथ जिस तरीके की बदसलूकी हुई है, इज्जत लेने की कोशिश हुई, महिलाएं खुद बोल रही है। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद अगर भारत में ऐसी घटना घट रही है तो उस महिला मुख्यमंत्री का कोई मोरल राइट नहीं है अपने पद पर बैठे रहने की। उनको अभी भी इस्तीफा दे देनी चाहिए। और क्या वो मुसलमान बुद्धिजीवी और क्या मौलाना उसे 16 तारीख को मीटिंग करने का, इनसे मीटिंग करनी चाहिए। खुद बोल रहे हैं, इनके साड़ी पकड़ के खोलने की कोशिश की गई, इज्जत लेने की कोशिश की गई, पूरा घर जला दिया गया। जब घर के अंदर छुप गए, बाहर से कुंडी लगाकर आग जलाने की कोशिश की। अरे आप गोधरा की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, आज क्या हो गया? बंगाल को आपने तो भयंकर स्थिति में लाके बांग्लादेश बना दिया। ये जो भयानक स्थिति बंगाल में बना के रखा है, पूरे बंगाल के लोगों को मैं अनुरोध करूंगा कि आप एक बार देखिए कि क्या स्थिति बना के इन लोगों ने रख दी है। ममता बनर्जी ने लंदन बनाएंगे बोला था, कोलकाता को। लंदन तो छोड़िए, ये तो अलकायदा का जगह बना दिया, बांग्लादेश बना दिया। वो पुलिस यहाँ पे मीडिया को घुसने नहीं देती। मीडिया से अगर लोगों को पता चल जाएगा, पूरे भारत के लोग जान पाएंगे कि क्या चल रहा है। मैं पूरे भारत के लोगों से, जो हिंदू हो या बाकी उस दूसरे धर्म को हो, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आइए, आके देखिए और इनके साथ खड़े हुए। इस तरफ राजनीति चल रही, दूसरी तरफ ममता बनर्जी उपद्रवियों से सीधे तौर पर कह रही हैं कि किसी भी कीमत पर हिंसा सही नहीं जाएगी। वो वैसे भी पहले कह चुकी हैं कि वक्फ कानून बंगाल में लागू नहीं होगा। সবাইকে বলবো, শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, ABCDEF যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। তাই আপনাদের অনুরোধ করব, কেউ প্ররোচনা দেবে কোনো ব্যাপারে, কিন্তু প্ররোচিত হবেন না। প্ররোচনার সময় যে মাথা ঠান্ডা রাখে সেই তো আসল জয় করে, তাই তো আসল জয় হয়।